बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको जिस मेंटोर से, जिस टीचर से, जिस लेक्चर से मिलाने जा रहे हैं वो इस सेक्टर का और एजुकेशन सेक्टर का, सीए के सेक्टर में वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग टीचर, कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में, तो वन ऑफ द रिनाउंड टीचर। और आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनको भी बुलाएं इस प्रोग्राम के अंदर फ़ौरन, तो मैंने उनसे गुजारिश की, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। ले जनाब, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सर अदनान रशीद साहब से। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, इनको किसी भी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूँगा। और मिलिए जनाब अदनान रशीद साहब से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है सर आपके? बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और बच्चे बड़ी कर रहे थे डिमांड के सर को बुलाएं पहले, तो आप इससे पहले बाकी टीचर्स को तो आप बुला ही रहे, लेकिन सर को पहले बुलाएं। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। ले सर, कुछ बताएं अपने बारे में। बच्चों को तो वैसे मालूम है, लेकिन प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, तो आप उसके मुताबिक कोशिश करते हैं बच्चों को वो बातें बताएं जो नहीं हाँ, जो उन्हें नहीं मालूम। बिल्कुल, ये ज़्यादा जरूरी है। जनाब, मेरी अपने प्रोफेशनल करियर में अगर बात करूं तो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंगली मेरा प्रोफेशनल करियर इंजीनियरिंग से शुरू हुआ था। मैं इंजीनियरिंग में मैंने इंटरमीडिएट के बाद जीसी से एफएससी के बाद ज्वाइन किया, और उसके बाद कुछ 6 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद कोई गलत जगह आ गया हूँ, मुझे किसी और प्रोफेशन में जाना चाहिए। अच्छा। तो और प्रोफेशन जो बेसिस उसका मेरी बड़ी सिंपल थी जी। जैसे हम जनरली हम सब लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो पढ़ाई की प्राइमरी बेसिस ये थी कि आपको ऐसी पढ़ाई की जाए जिससे कोई अच्छी, कोई साइजेबल हैंडसम अर्निंग मिल सके। तो सीए वाला प्रोफेशन जो मुझे उस वक्त पता लगा कि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक माशाल्लाह हैंडसम अर्निंग आप जनरेट कर लेते हैं, तो आई इमीडिएटली विद इन 6 months ऑफ ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, आई स्विच टू दिस प्रोफेशन। तो 93 में मैंने ज्वाइन किया जी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन को, और फिर केपीएमजी से ट्रेनिंग करके 99 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया। तो अब बल्कि अब तो बच्चों को मैं आराम से कह देता हूँ, बेटा आप में से ज़्यादातर पैदा भी नहीं तब हुए थे जब मैं सीए कर चुका था। कर चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऑलमोस्ट 23 साल होने वाले हैं सीए कंप्लीट किए हुए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर रोकूंगा। आपने कहा कि विद इन 4 years आपने अपने आर्टिकल के दौरान ही क्वालिफाई कर जी अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अमंगस्ट दोज वेरी फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने उन दिनों में जब बड़ा मुश्किल होता था, रिसोर्सेज बड़े कम होते थे, टीचर्स नहीं होते थे, किताबें नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना पूरा सीए विदाउट एनी फेलियर, विद इन आर्टिकल और विदाउट एनी फेलियर, ना मेरा कोई इंटरमीडिएट जो कैफ लेवल है उसमें कभी कोई फेलियर आया, ना मेरा सीए फाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह फेलियर आया। तो मैं कह लें कि उन चंद अल्लाह ताला की मेहरबानी से उन चंद गिने चुने चार्ट अकाउंट्स में से हूँ जिन्होंने इस तरह परफॉर्म किया। इसका मतलब जैसे आप अभी इस टीचिंग सेक्टर में एक डिस्टिंग्विश टीचर हैं, वैसे ही आप आर्टिकल के दौर में एक डिस्टिंग्विश स्टूडेंट भी कंसिडर किए जाते हैं। जी, कोशिश बिल्कुल ऐसे ही की जाती है। मैं एज ए स्टूडेंट, मेरा एकेडमिक कैरियर मेरा शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। जैसे मैंने कहा कि मैंने मैट्रिक किया, फिर एफएससी जीसी से की। उस ज़माने में आपको पता है बड़ी करीम टॉप में इंस्टीट्यूट होता था। अब तो प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन उस जमाने में वो टॉप का कॉलेज था। फिर वहाँ से यूईटी जाना, एक बराबर एक क्रीम स्टूडेंट का ट्रैक होता है, वही वैल्यू भी उसके साथ जी, सब कुछ वैसे ही चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सीए में आया तो सीए में भी मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। सीए तो बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा फिर मेरा जो एकेडमिक कैरियर है उसके साथ फिर जिस तरह सूट करता है, तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, माँ बाप की दुआएं, वालिदा की मेरी दुआएं रही साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम अल्लाह ताला ने। जबरदस्त। तो सर ये तो सबको ही पता है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग के वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द मार्केट, और बीएफटी और इसके अलावा कैफ 6 भी आप पढ़ा रहे हैं। तो ये तो इसके बारे में तो हमें कोई दूसरा कोई राय ही नहीं है। यू आर वेरी वन ऑफ द बेस्ट टीचर। 20 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए। तो आप हमें बताएं कि नॉर्मली स्टूडेंट आपके बारे में ये समझते हैं कि आप बड़े स्ट्रिक्ट से टीचर हैं, बड़े सख्त हैं, क्योंकि क्लास में आपका जो इमेज बिल्डिंग होती है, बच्चे बाहर आके ये कहते हैं सर बड़े स्ट्रिक्ट हैं क्लास में, सर के तो बस। इसके बारे में कुछ बताएं। मुझे लगता है ये इल्यूजन है, जितना मैं आपको जानता हूँ, यू आर वेरी नाइस। एग्जैक्टली, बस क्लास में मेरी एक रोल प्ले जैसे मैं कहता हूँ मैं करता हूँ। क्लास में एज टीचर जाता हूँ तो वहाँ पे एज अ टीचर आपको एडमिनिस्टर भी करना है, डिसिप्लिन भी देखना है, क्योंकि यूजुअली माशाल्लाह क्लास में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे एक रोल प्ले डिफरेंट होता है। और उसमें यस, मेरा टोटल प्रोफेशनल ट्यूटर लेक्चर का जैसे रोल होता है ऐसे होता है। अभी तो जैसे जो बच्चे अब मुझे स्क्रीन पे देखेंगे और आप देख रहे हैं, जब से हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ मेरे चेहरे पे स्माइल है, तो सरप्राइज, क्योंकि क्लास में जब स्माइल करता हूँ तो मुझे
क्लास के कोई 10-20 बच्चे मुझे एसएमएस करके शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया सर, सर आप क्लास में स्माइल किया आपने। तो वेल इट्स अ रोल प्ले। मेरे साथ बच्चे जो क्लास में सिर्फ मिलते हैं वो यस दे नो मी के यार बड़े सर बड़े स्ट्रिक्ट हैं और बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, तो यस वहाँ पे मैं डिसिप्लिन ज़रूर रहता हूँ, जिसको बच्चे स्ट्रिक्टनेस भी कह सकते हैं। लेकिन जो बच्चे मुझे क्लास से बाहर मिलते हैं, जैसे मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, अभी भी खेलते हैं, कुछ बच्चे मेरे साथ इस एज में भी मेरे स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट हैं जब भी मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, दे नो मी डिफरेंटली। बल्कि पिछले दिन में पैक्ट बच्चा आया हुआ था तो हम पुराने वक्त याद कर रहे थे, हमारे पास एक कॉलेज में हमारे पास फुटबॉल होती थी, तो ही वाज रिकॉलिंग द टाइम के तरह हम इकट्ठे फुटबॉल खेलते होते तो कितना मज़ा आता था, वो जो हमारा आधे घंटे की ब्रेक होती थी। तो मतलब डिफरेंट रोल प्लेज में मेरा डिफरेंट पर्सनैलिटी का मैं अपने रिफ्लेक्शन करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि मेरा जो जिस मैं रोल में हूँ उससे मैचिंग मैं अपना बिहेवियर शो करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी बड़ा ज़रूरी होता है जी। आर्ट साहब आप भी माशाल्लाह इतना आपका अपना भी एक्सपीरियंस सेक्टर में, क्योंकि मुझे खैर बहुत पहले किसी बच्चे ने बताया था, मेरी कोशिश भी ये होती है कि सर हम आपको एज अ रोल मॉडल देख रहे होते हैं, टीचर नहीं सिर्फ देखते हैं। मतलब मुझे याद है कि 12-15 साल पुरानी बात है, एक बच्चा किसी बात पे किसी और टीचर से थोड़ा सा नाराज़ था, कहता सर हम टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उन टीचर ने मुझे डांट दिया तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं आपसे गम हल्का करने दिल हल्का करने आया हूँ। उसने कहा सर आप यकीन माने मुझसे लिस्ट ले लें, आपके पास कितनी शर्टें हैं, किस कलर के साथ कौन सी पैंट पहनते हैं और किस शर्ट के साथ कौन सी टाई पहनते हैं, ये सब पता है मुझे। हम आपको इतना क्लोजली हर टीचर को इतना क्लोजली देखते हैं। तो वो चीज़ मेरे उस वक्त मेरे जहन में आया कि बच्चा हमें देख के कल को उसने प्रोफेशनल बनना है, हम उनके साथ टीचर नहीं है, हम सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ट्रैक पर चल रहे हैं, तो दे शुड नो कि उनको जब बड़े होकर उन्होंने प्रोफेशन में जाना है तो कैसे कैरी करना है अपने आप को। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको वो डिस्प्ले करूँगा एज अ प्रोफेशनल हाउ दे शुड कैरी देमसेल्फ। तो मैं चाहता हूँ क्लास में भी उनको ये चीज़ मैं उनको पास ऑन करूँ। यू ट्राई टू डिपिक्ट द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ अ मेंबर। एग्जैक्टली। लेकिन आपने अज़ाद साहब आपने देखा होगा आजकल, आई डोंट वांट टू मेंशन एनी नेम, बट देयर आर टीचर्स यू नो इन द क्लास, दे आर नॉट एक्टिंग लाइक अ क्लास। आपने देखा होगा, मैं अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब की सोशल मीडिया के काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं किसी में वही बात हुई कि पर्सनली किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें जब आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, जो एक मतलब हम जो कहते आ रहे हैं कि भाई एक नबियों का शेवा है टीचर का, और टीचर को एक ख़ास रोल होता है, मुझे लगता है उस रोल से बाहर जाना, कभी कभार हंसी मजाक करना और वो भी बड़े एक महज़ब पैराए में रहते हुए करना और बात है। और एक अपने अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं कहता हूँ, मुझे तो ऐसे भी चीज़ें मिली मीडिया सोशल मीडिया पर जो मुझे लगता है कि ऐसी बातें हैं जिस तरह जो बंदा कहता है ना कि माँ बहन के साथ बैठ के देखने वाली नहीं है, ऐसे अनफॉर्चुनेटली डायलॉग मुझे सुनने को मिलते हैं जो टीचर्स अनफॉर्चुनेट क्लास में बोल रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं यंगस्टर को जो टीचर्स हैं हमारे, उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि इस चीज़ को जहन में रखें कि आप एज अ रोल मॉडल वहाँ खड़े हैं। मे बी आप टेम्परेली इस तरह की कुछ चीज़ें हल्के जुमले बोल के बच्चों को अम्यूज तो कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट योर प्राइमरी रोल, दिस इज नॉट योर, एंड यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट यू एज अ मेंटोर, दे विल बी फॉलोइंग यू। तो आप वो चीज़ें उनको मेरे ख्याल में प्रोफेशन के लिए डिसग्रेस भी है ये। यस, आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू। मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है इस तरह की चीज़ जब देखने को मिलती है, तो यस आई एग्री विद यू, इट्स रियली डिसग्रेस। ले सर, बहरहाल आप नेचुरली पढ़ाने जा रहे हैं हमारे कॉलेज में, इस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, हमारे लिए बड़ी इट्स वन ऑफ ऑनर फॉर अस। तो दूसरा, आप बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर अदनान क्लास में जो सब्जेक्ट जब पढ़ाएंगे तो इनकी जो मेथोडोलॉजी है टीचिंग की, वो ज़रा आप बताएं, आप किस तरह से बच्चों को। अच्छा, इसमें भी ना मैं अपने सब्जेक्ट से हट के मैं जनरल गपशप करूंगा, आई बिलीव उससे बच्चों को आइडिया हो जाए कि हम क्या सीखते हैं। एक बड़ा मेन डिफरेंस आता है बट साहब, जब हम सीए प्रोफेशन में एंटर होते हैं, मैं बिल्कुल अपनी सीए क्लास पहली क्लास की मैं अगर मेमोरी लेके आऊँ ना, तो मैं बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा रहा, मैट्रिक किया, एफएससी जीसी से यूनिवर्सिटी में फ्लाइंग कलर्स, सीए में पहुंच गए जब हम। अब सीए में हमारी इंग्लिश की पहली क्लास थी, मुझे अभी भी टीचर का नाम अपना याद है, मैडम जरीना सईद हमारी टीचर थी इंग्लिश की। वो क्लास में एंटर हुई और आते ही उन्होंने कहा जी अपने बारे में राइट 1 पेज अबाउट योरसेल्फ। पहले तो मैं समझ नहीं आया कि 1 पेज अबाउट योरसेल्फ, पहली जो चीज़ इमीडिएटली ज़हन में आई कि अबाउट योरसेल्फ, ये मजमून तो हमने याद ही नहीं किया हुआ, लिखे कैसे। तो सारा हिस्ट्री देखते जाए कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ पे सीए में आके पहली दफ़ा एहसास हुआ कि यार हमने तो कभी याद किए बगैर लिखा ही नहीं है, हमें तो रट्टा मार के लिखने की आदत है, हम तो ट्रेंडिस्ट हैं। यही बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैट्रिक इंटर में यही अनफॉर्चुनेटली अभी तक चल रहा है।
लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ टीचर का, उन्होंने पहली क्लास में एहसास दिला दिया कि भाई ये सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप सीए करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने स्टेट अटेम्प्ट में सीए किया है तो मेरा वो पहले दिन जो मुझे सबक दे गया था मेरे टीचर ने कि भाई रट्टा लगा के नहीं चलना, सोच समझ के पढ़ के लिखने वाला काम करना, कंप्रीहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो मैं एग्जैक्टली यही अप्रोच अपने सब्जेक्ट में अपने बच्चों से कम्युनिकेट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि आप रीडिंग और कंप्रीहेंशन की आदत डालें। रट्टे से सीए से जितनी जल्दी दूर हो जाएंगे उतना अच्छा है आपका। वन ऑफ द की। अब हमारे अक्सर सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं उसकी वजह ये होती है कि वो रट्टा लगा के लिखने के आदी हैं, वो पढ़ के समझ के लिखने के आदी नहीं है। जबकि हमारे सीए के सब्जेक्ट ऐसे नहीं हैं, हमारे न्यूमेरिकल भी हैं, वो भी चाहते हैं कि हम समझें और फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें एक नई अनसीन सिनेरियो कॉम्प्रिहेंड करें सिचुएशन को, फिर उसको अप्लाई करें। यस, थ्योरी में भी हमारे साथ यही होता है। आप भी माशाल्लाह थ्योरी के सब्जेक्ट का पढ़ाते रहे हैं, हमारे पास लॉ है, हमारे पास ऑडिट है। अगर आपने कंप्रीहेंशन नहीं ली हुई तो सवाल हमें आता है ऐसा केस स्टडी बेस्ड सवाल होते हैं, और न्यूमेरिकल भी केस स्टडी बेस्ड होते हैं, ये भी प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग कंप्रीहेंशन है तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी स्टडी मेथोडोलॉजी बिल्कुल यही होती है। मैं बच्चों को रीडिंग की तरफ लेके आता हूँ, उनको हम ग्रेजुअली बात में जो बिल्ड करना कि भाई हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, सब्जेक्ट पहले प्रोफेशनल लाइफ से लिंक किया, ज़रूरत क्यों पेश आई, फिर डिफरेंट टूल्स हैं डिफरेंट सिचुएशन को डील करने के लिए, उन टूल्स का बैकग्राउंड डिस्कस किया, फिर उनको छोटी छोटी इलस्ट्रेशन से बिल्ड किया, और देन फाइनली हमने हर टॉपिक को एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे क्लोज करना होता है। और कोशिश यही होती है कि बच्चों को इस चीज़ पे लगाते रहें कि भाई लर्निंग है, फिर रिवीजन है और फिर प्रैक्टिस है। तो इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग रख के चलना है, कभी इनको मिक्सअप नहीं करना। हमारे स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम आता है मुझे सबसे ज़्यादा, वो रिवीजन और प्रैक्टिस के फ़र्क को नहीं समझते। वो समझते हैं कि न्यूमेरिकल का सवाल है तो न्यूमेरिकल का सवाल करने के लिए हमें तैयारी के लिए सवाल करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि सवाल करने के लिए बच्चों को सवाल के असूल समझने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, आप असूल समझेंगे तो उन असूलों को सवालों पे आपने अप्लाई करना होता है। तो हम सवाल करते रहते हैं और असूल हमें कहीं याद नहीं होते, क्योंकि हम एक टॉपिक में 50 असूल हैं, हम उस टॉपिक के 10 सवाल भी कर लेंगे ना तो उन 10 सवालों में सिर्फ 20 या 25 असूल रिवाइज होते हैं। बाकी हमें जो एग्जाम में सवाल आएगा वो किन असूलों से हमें नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको मैं फेस करता हूँ, जो बच्चों को समझाता रहता हूँ कि भाई लर्निंग पे फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो, रीडिंग पे फोकस करो। यस, प्रैक्टिस भी चाहिए, क्वेश्चन भी करने हैं, बट यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। यू कैन नॉट स्किप रीडिंग, कभी पढ़ना छोड़ दें, हम सिर्फ सवाल ही करते रहे, न्यूमेरिकल ही करते रहे। ये मुझे लगता है कुछ है बच्चों के साथ ना, कुछ कोई लोगों को ये दे बिलीव इन क्वांटिटी, दे बिलीव इन डूइंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। इतने सवाल कर लिया, बच्चे आएंगे सर मैंने इस टॉपिक के 50 सवाल कर लिए, तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि बेटा जो पेपर में आ रहा है वो 51 में है। हाँ, 51, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही। वो तो तुमने नहीं देखा होगा, नहीं देखा। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स पता हो टॉपिक के, सारी उसके इफ्स एंड बट्स पता हो, डायमेंशंस उसकी समझी, जैसा मर्जी सवाल आ जाए तो वो तो आप कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, जैसा मर्जी सवाल आप कर लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं बच्चों को एग्जैक्टली जो आपने वर्ड बोला क्वांटिटी और क्वालिटी, मैं इसमें डिफरेंशिएट करता हूँ। मैं कहता बेटा प्रैक्टिस में क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी प्रैक्टिस करो जिसमें आप अनसीन सवालों को जवाब की मदद के बगैर करो। हाँ, बिल्कुल, तो वो आंसर देके बगैर सॉल्व तो करें। उस पर मैं बहुत ज्यादा उनको फोकस कराता हूँ क्लास में कि प्रैक्टिस का तरीका कार क्या है। क्योंकि हमारे बच्चे, मैं थोड़ा सा इसमें कहूँगा, मैं अगेन मैं काफ़ी ज़्यादा टीचर से, चूँकि बुजुर्ग भी हूँ यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा टीचर बाकी इंडस्ट्री में जो पढ़ा मेरे स्टूडेंट ही रहे हुए हैं, तो मैं एक उनको भी ये मशवरा दूंगा। मुझे समहाउ कहीं फील होता है कि ये टीचर भी हमारा कोई यहाँ पे ना रोल प्ले गलत कर जाते हैं, बच्चे को रट्टे की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो मैं अब देखें कैप लेवल पे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बच्चे को रट्टे पे ले जाऊंगा ना, कैप लेवल बच्चा रट्टे से पास कर लेगा, लेकिन सीफैप में वो एक पेपर भी नहीं चल पाएगा, एक कदम भी नहीं चल पाएगा रट्टे के ऊपर। क्योंकि सीफैप में मैं अक्सर बच्चों को मिसाल देता हूँ, बेटा आपने लॉ पढ़ा ना, इधर से लॉ में चूंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है, यानी कि आपने लॉ की किताब पकड़ी इतनी सी कैप में। मैं अपना लॉ रिकॉल करता, जब मैंने सीफैप का लॉ पढ़ा था ना, 1 2 3 4 5 इतनी किताबें थी। तो मैं अगर उनको रट्टा लगा के पढ़ना चाहूँ और उनको लेकर चलना चाहूँ, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं। अब तो खैर उन्होंने कर भी ओपन बुक दिए हैं, तो चीजें मतलब वो तो एग्जामिनर आपको कहता है ले जाओ किताब में जो लेकर जानी है भाई, फिर पास करके दिखाओ। तो अगर रट्टे से चीजें पास होती तो ओपन बुक तो यकीनन ना होते, क्योंकि किताबों जिनके आप रट्टे लगा रहे हैं वो तो आपके पास एग्जाम में आपके पास पड़ी होती है, एग्जाम में। तो ये चीज़ जो है मैं अपने, जैसे मैं कहता यंगस्टर टीचर्स को भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा रीडिंग की तरफ और उस बेस की तरफ लेके आएँ,
जिसके ऊपर वो फाउंडेशन बिल्ड करके सीए फाइनल को भी पास करें। मकसद मेरा मकसद सिर्फ कैप 3 पास कराना नहीं है, उसको प्रिपेयर करना है एक लॉन्ग जर्नी के लिए कि उसने भाई आगे पूरा कैप कंप्लीट भी करना है, फिर उसने सीफैप में जाना है, एमएस देने हैं, मुझे उसके लिए उसकी फाउंडेशन अपना रोल है मेरा इतना सा जो मैंने उसको उस रास्ते पे चलाना है। अगर मैंने उसको सिर्फ ये पेपर सब्जेक्ट पास कराना मकसद रख लिया तो मैं आज से माजी में देखता रहा हूँ, मुझे मतलब मिलते रहे लोग जो बच्चा 3 पेपर देने गया, एक पेपर जिस टीचर ने सिर्फ एक का डंडा ले लिया था ना वो पास हुआ, बाकी 2 फेल हो गए। तो मुझे लगता है ये भी नाइंसाफी है। हमें बच्चों को तमाम सब्जेक्ट की एज अ टीचर एज अ मेंटोर हमें बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि आपने जो जिम्मेदारी जितने सब्जेक्ट की उठाई है उन सबको पास करना है आपको। बिल्कुल ठीक है, मेरा मेन फोकस अपने सब्जेक्ट के ऊपर है, लेकिन मुझे जब भी कोई बच्चा पूछता है सर कितना पढ़े कितनी प्रैक्टिस करें, मेरा पहला सवाल था बेटा पेपर कितने पढ़े हो, कितने पढ़े हो, 3 पेपर हैं या 4 पेपर हैं, उसके हिसाब मैं बता दूं बेटा आपके पास तो इतना टाइम बचता है मेरे सब्जेक्ट के लिए, तो प्लस माइनस कर लो 5-10% ऊपर नीचे करके जो कर सकते हैं बैलेंस के साथ चलना है कि हमें सारे पेपर पास करने हैं। हम सीए करने निकले हैं, कोई कैप 3 पास करने नहीं निकले हम तो सीए करने के लिए हमें सारे सब्जेक्ट पास करने होते हैं, बैलेंस लेकर चलना। तो उसमें मुझे लगता है कि कोशिश मैं यही करता रहता हूँ कि ना सिर्फ बच्चों को कैप 3 पे गाइडेंस दी जाए, उनको ओवरऑल एक मेंटोरिंग जो आपके प्रोग्राम का टाइटल भी है, थीम भी है कि उनको एक मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाए कि कैसे आपने इसको मंजिल से सारे रास्ते से गुजर के अपने मंजिल तक जाना है। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा सर। ये मैं यही बात, अब बड़ी अच्छा टॉपिक चिढ़ गया, बच्चे भी शॉर्ट साइटेड है और उनको पढ़ाने वाले कुछ लोग भी बड़े शॉर्ट। सर बच्चे तो बच्चे हैं ना, लेकिन उनको जो पढ़ाने वाले हैं वो उनको और उनकी जो वो है उनको ठीक नहीं करने के बजाय उनको वैसे ही रख देते, बल्कि वो उस पर अंदर और तरक्की कर जाते हैं। सर बेसिकली मैं तो यही कहूँगा ना, एक होता है ना जिस तरह एक इंडस्ट्री होती है, अनफॉर्चुनेटली मैं इसको अनफॉर्चुनेटली वर्ड के साथ बोलना चाहूँगा कि फैशन इंडस्ट्री है या कोई भी किस्म की कंज्यूमर इंडस्ट्री है, दे गो बाय द टेस्ट कि जो कस्टमर को पसंद है वो दे दो। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आसानी किसको नहीं पसंद, तो यहाँ पे भी शायद हमारी इंडस्ट्री में भी ये चीज़ बड़ी काफ़ी हद तक, मैं नहीं कहता कि खुदा न खासा सारे टीचर्स में, लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ आ चुकी है कि बच्चे को जो पसंद है वो दे दो, ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग कि व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी एज अ प्रोफेशनल और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इन द लॉन्ग टर्म, उसकी उस बच्चे के कैरियर पे और पूरे प्रोफेशन पे एज अ होल जी, कि आप कैसी प्रोडक्ट जो है वो बनने जा रही है, आप क्या बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, मतलब वी कीप ऑन गेटिंग फीडबैक ऑनेस्टली फ्रॉम द प्रोफेशनल, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में भी, मैं ये सवाल पूछने वाला था कि आप प्रैक्टिस में हैं, आपके पास ये प्रोडक्ट जो हम तैयार कर रहे हैं वो आपके पास आ रही है, कैसा बड़ा मैं मुझे अफसोस भी होता है बच्चों को, चलें उस रेफरेंस से भी थोड़ी सी फीडबैक दे दूं। अक्सर बच्चे मेरे पास ना जब आते होते हैं कि सर देखिए मैंने तो 4 अटेम्प्टों में पास किया, मुझे किस फलानी फॉर्म ने हायर नहीं किया, उसकी 6 अटेम्प्ट थी उसको रख लिया, उसकी सिफारिश थी। मैं खुद अब बच्चों को इंटरव्यू भी करता हूँ, हायर भी करता हूँ, मैंने खुद 4 अटेम्प्ट वाले बच्चों को रिजेक्ट किया हुआ है और 6 वाले 8 वाले को हायर किया विदाउट एनी सिफारिश, कोई सिफारिश नहीं थी, टोटल मेरिट पे। ये मैं बच्चों को पहले भी बताता था बेटा कोई सिफारिश, प्राइवेट सेक्टर में कोई बच्चा, कोई लोग सिफारिश पे कोई 100 में से 2 तो रख सकते हैं, काम भी तो करना ना हमने, मैं अगर सारे बच्चे सिफारिश पर रख लूंगा तो काम कौन करेगा। तो ये एक इशू है कि मतलब हम जब रटा बेस्ड पढ़ते हैं तो हम एक्सपोज हो जाते हैं, हम इंटरव्यू पे जाते हैं, हम वहाँ पे एक्सपोज हो जाते हैं और जो आपका इंटरव्यूअर है उसको पता लग जाता है। तो इंटरव्यूअर सिर्फ आपके सर्टिफिकेट्स नहीं देख रहा होता, बल्कि सर्टिफिकेट तो कहीं पीछे रह जाते हैं, वो आपको देख रहा होता है कि आप में जो लर्निंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स वो हैं या नहीं है, और वो तभी आती हैं जब आप नॉलेज बेस्ड पढ़ाई के आते हैं, जब आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जब तो फिर वो आपके बोलने में रिफ्लेक्ट होता है बोलने में। अगर आपने रटे मार के पास किया तो इंटरव्यू में आप टोटली एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यस बच्चों के लिए आगे बड़ी पुअर इम्पैक्ट आता है अगर हम रटा बेस बच्चों को टीचिंग की तरफ लेके जाएं, उनको लर्निंग पे लगाएं। पेपर तो बच्चा पास कर जाएगा कैफ लेवल तक, लेकिन सीफैप भी नहीं होगा और प्रोफेशनल भी कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो हमें, मुझे लगता है कि एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, हमें बच्चों को राइट पाथ पे रखना चाहिए और हमें बच्चों को ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की लेनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की होती है, जैसे मुझे आप कैप 3 कहते हैं, मैं कैप 3 के क्लास में तो प्राइमरी तो कैप 3 है, लेकिन आई एज अ प्रोफेशनल, एज अ मेंटर, आई मस्ट अज्यूम ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये मुझे लगता है कि मैं चाहूँगा कि जो यंग टीचर्स, प्रोफेशनल हमारे इस पूरे सेक्टर में हैं, दे शुड ऑल्सो एक्ट अकॉर्डिंगली, वो इसको ओन करें, इस चीज को जो आप स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ गए हैं इसको ओन करें और इसको फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ गाइड करें इसको,
ना कि एक स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म हम मतलब टीच देम फॉर अ लाइफ, एग्जैक्टली नॉट फॉर अ सिंगल पेपर। मैं बिल्कुल एक छोटी सी मिसाल दूं, बच्चा मुझसे अक्सर अभी भी व्हाट्सएप पर ना कोई बच्चे क्वेश्चन एग्जाम करीब में सवाल आते हैं, सर ये सवाल का जवाब देते हैं। मैं बच्चे को सवाल का जवाब देना चाहूँ, मेरे 10 सेकंड का काम होता है, मैं उसका 10 मिनट लगा देता हूँ। मैं बच्चे से एक सवाल के जवाब में उससे मैं 10 सवाल मैं पूछता हूँ, बेटा इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। जब वो जवाब दे देता है फिर मैं पूछता हूँ, बेटा आपका पहला सवाल क्या था, डू यू नीड मी टू आंसर इट? कहता नहीं सर, क्लियर हो? तो मैंने कहा बेटा मैंने कुछ आपको बताया, मैंने बताया, आप खुद ही आप तो जानते थे, सब कुछ पता था, लेकिन यू वर नॉट थिंकिंग, स्ट्रक्चरली थिंक सोच नहीं रहे थे। मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछे, आप सब कुछ पता था आपको, लेकिन आप सोच नहीं रहे थे, आप झक करके मेरे पास आगे पूछने के लिए। तो दिस इज व्हाट वी वांट देम टू लर्न। बिल्कुल नहीं सर, बड़ा मजा आया आपके साथ, बड़ा ही क्या कह सकते हैं कि नॉलेज वाली बातें हुई रादर देन द सब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन मेरा ख्याल है बच्चों को बड़ा फायदा होगा इन बातों से। उनको अपने ना सिर्फ किसी एक पेपर से रिलेटेड ये गुफ्तगू थी, मेरा ख्याल है उनकी पूरी लाइफ को ये कवर करती थी। ले जनाब, सर से आपकी मुलाकात कराई, हमने आपसे प्रॉमिस किया था, तो मेरा ख्याल है ये क्रेडिट तो हमें भी जाता है कि हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, सर को यहाँ बुलाया और सर आए, इनका बहुत शुक्रिया। ले जनाब, आज का प्रोग्राम मुझे पूरा यकीन है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, ना सिर्फ एक पेपर के लिए बल्कि फॉर द होल ऑफ योर प्रोफेशनल कैरियर। ले जनाब, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।